फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। देखिए आज जो टॉपिक होगा ये मगध साम्राज्य के शासकों के लिए होगा, क्योंकि पहले का जो वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने जाना था कि मगध शासन तंत्र किस तरह चल रहा था, किस तरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे गतिविधियाँ हुई थी जिससे यह एक प्रभावशाली राजतंत्र था। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि मगध साम्राज्य को चलाने वाले शासक कौन कौन थे और उन्होंने किस तरह से मगध साम्राज्य को चलाया, जिसके कारण मगध 16 महाजनपदों का सबसे ताकतवर क्षेत्र था। तो सबसे पहले देखिए मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने शासन किया। इन तीनों वंश ने मगध साम्राज्य को एक नई दिशा दी, जिससे मगध साम्राज्य बहुत ताकतवर बना। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मगध साम्राज्य जो था वो कोई ऐसा वैसा क्षेत्र नहीं था। यहाँ की जितनी भूमिगत व्यवस्था थी वो तो बहुत ताकतवर थी ही, प्रकृति का इस पे एक आशीर्वाद था कि यह इतना ज़्यादा प्रभावशाली था। नदियों का यहाँ आना जाना था, क्योंकि नदी की ज़्यादा संख्या होने के कारण ये यहाँ की ज़मीन तो उपजाऊ थी ही, लेकिन यहाँ के शासक जो थे वो कम बुद्धिमान और कम चतुर नहीं थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने रणनीतिक और गतिविधिक रूप से इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। तो शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। देखिए हर्यक वंश का जो शासन तंत्र है ये 544 से 492 या बोल सकते हैं 491 ईसा पूर्व तक था, और इसका पहला शासक जो था ये बिम्बिसार था। देखिए बिम्बिसार आप ऐसा मान सकते हैं कि इन्होंने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी एक सही रूप में। इन्होंने एक पहचान दिया था मगध साम्राज्य को। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभार जब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो बहुत कोई बिम्बिसार को बिंदुसार के साथ कंपेयर कर देते हैं। देखिए बिंदुसार कोई और था, कोई और शासक था, और बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो इन दोनों को आप कंपेयर एक साथ नहीं करिएगा। बिंदुसार अलग शासक है और बिम्बिसार एक अलग वंश का शासक है। तो देखिए बिम्बिसार ने गिरिब्रिज या बोल सकते हैं राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था। इनका जो उपनाम था, इन्हें श्रमिक कहा जाता था। श्रेनिक जो थे इनके उपनाम से इन्हें बुलाया जाता था। इन्होंने त्रियक नीति के तहत अपने कार्य क्षेत्र को या बोल सकते हैं अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। इनका पहला कार्य क्षेत्र था या पहला त्रियक नीति था विवाह, दूसरा युद्ध और तीसरा मैत्रीपूर्ण। मतलब या तो अगर ये किसी शासक से युद्ध करते थे तो या वो वहाँ की उसकी बेटी या बोल सकते हैं शासक की राजकुमारी या उनका जो बोल सकते हैं कि बहन या कोई भी जिनसे एक राजवंश का जुड़ाव उत्पन्न हो, उनसे ये विवाह करते थे, या फिर उनके साथ युद्ध करके उन्हें हरा करके अपने अधीन ले आते थे, या फिर राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके। तो आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इन तीनों विधियों के द्वारा किस तरह बिम्बिसार ने अपने शासन तंत्र का विस्तार किया था। देखिए सबसे पहले बिम्बिसार को ऐसा कहा जाता है कि इनकी 500 रानियां थी, लेकिन उन 500 में मुख्य 3 रानियां जो थी जो बिम्बिसार के बहुत हेल्पफुल मानी जाती है, जिसके कारण बिम्बिसार का जो पूरा मगध साम्राज्य था वो फैला था। सबसे पहले कौशल राजा प्रसन्नजीत की पुत्री कौशल देवी से इनका विवाह हुआ और इन्हें दहेज के स्वरूप में, विवाह के दहेज के स्वरूप में काशी जो शहर था उसके कई क्षेत्रों को दिया गया। साथ ही साथ इन्हें 1 लाख सोने के सिक्के भी दिए गए, जहां से, और ये सोने के सिक्के इन्हें हर वर्ष मिलते थे, जहां से ये अपनी सुरक्षा नीति को और अधिक मजबूत करते थे, अपनी सेना को, अपनी टुकड़ियों को। क्योंकि आपको पहले की वीडियो में बताया जा चुका है कि यही एक ऐसा राजवंश था जहां अस्थायी सेना थी और जहां के सैनिकों को लोहे से बने हथियार दिए गए थे। देखिए उसके बाद जो अगला इनका विवाह हुआ था वो चेलना से हुआ था, और चेलना जो है ये लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, और चेटक की पुत्री होने के कारण इन्होंने बहुत ऐसे क्षेत्र को भी वहां हड़पा था बिम्बिसार ने, जिस क्षेत्र में चेटक शासन करता था। चेलना और बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु था। देखिए अजातशत्रु का जो पूरा शासन प्रणाली था ये बिम्बिसार के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है, इसे भी हम लोग जानेंगे। अगला जो इनका रानी थी वो थी क्षेमा। ये देखिए क्षेमा जो है ये मध्य देश की राजकुमारी थी। वर्तमान में मध्य देश पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र उस समय बहुत ज़्यादा विशाल था, और साथ ही साथ यहाँ पर शासन करने वाले जो राजा थे उन्होंने अपने खुले दिल से पूरे मध्य देश को हर्यक वंश के संस्थापक के साथ या बोल सकते हैं बिम्बिसार के साथ साझा कर लिया था। मगध साम्राज्य पूरी तरह अब विशाल हो चुका था और इसके और कई अंग थे, इसीलिए एक समय अजातशत्रु को खुश करने के लिए बिम्बिसार ने अंग देश को जीत लिया, और वहां जीत करके वहां का शासक जो है उसे सीधा अजातशत्रु को एक उपहार के स्वरूप दे दिया, और इसके तहत अजातशत्रु ने उस क्षेत्र में पहला शासन व्यवस्था अपना लागू किया जिसे अंग देश कहा गया था।
वर्तमान में अंग देश पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को कहा जाता है। यह क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं था, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कृषि थी, जिसके कारण लगातार अजातशत्रु जो है अधिक मात्रा में कर जो था वो बिम्बसार को देता था और बिम्बसार इससे बहुत खुश हुए थे। देखिए, अवंती के राजा प्रदोत के साथ बिम्बसार के बहुत अच्छे संबंध थे और ये दोनों मित्रता पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों अच्छे मित्र इसलिए थे क्योंकि जब दोनों का सामना युद्ध क्षेत्र में हुआ था तो दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी थी और इस टक्कर के कारण इन दोनों के बीच में अंततः बहुत अच्छी दोस्ती होती है और ये दोस्ती इतना प्रगढ़ था कि एक बार जब प्रदोत को पीलिया नामक बीमारी हुई तो बिम्बसार ने अपने राजवैद्य जीवक को सीधा उनके उपचार के लिए भेज दिया और जीवक को खास यह नसीहत दी कि आप वहां जाकर के तब तक मत आइएगा जब तक हमारा मित्र प्रदोत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए। और इस तरह से दोनों की जो मित्रता थी वो अपूर्ण और अव्यवस्थित थी, जिसे कोई बखान नहीं कर सकता है। दोनों की इस मित्रता ने बहुत ज़्यादा मात्रा में मगध साम्राज्य को बहुत अधिक फैलाया और इस तरह से मगध साम्राज्य का जो पूरा कार्य क्षेत्र था बिम्बसार के अधीन बहुत ज़्यादा फैला। देखिए, बिम्बसार का जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो यही नहीं रुका था, उन्होंने गौतम बुद्ध के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे और इसका एक रूप ऐसा था कि इन्होंने गौतम बुद्ध को बेलून वन जो था उसे उपहार स्वरूप दिया था। बेलून वन जो था वो बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र था जहां पर गौतम बुद्ध वर्षा काल में रहते थे। देखिए, ये भी कहा जाता है कि बिम्बसार ने राजगृह नामक एक शहर की स्थापना की थी और बिम्बसार के इस क्षेत्र को और इस कार्य प्रणाली को गौतम बुद्ध द्वारा जितनी भी किताबें लिखी है उसमें लिखा गया है। बिम्बसार के गौतम बुद्ध के साथ साथ जैन धर्म के साथ भी अच्छे संबंध थे, जिसके कारण ये दोनों अच्छे मित्रता से एक दूसरे का साथ देते थे। देखिए, इस तरह से बिम्बसार ने अंततः बाद में जब उन्होंने राजधर्म का त्याग किया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बाद में अजातशत्रु ने इन्हें 492 ईस्वी में बंधक बना लिया जो उनके पुत्र थे और उन्हें काफ़ी यातनाएं दी, जिसके बाद बिम्बसार की मृत्यु हो जाती है और अजातशत्रु अपना शासन प्रणाली क्षेत्र बढ़ाना शुरू करता है। देखिए, बिम्बसार की मृत्यु करने के बाद अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य पर अपना शासन तंत्र चलाया और इनका जो शासन वर्ष था ये 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए, ये ईसा पूर्व जो होते हैं ये हमेशा घटते रहते हैं क्योंकि अभी वर्तमान में हम लोग ईस्वी में चल रहे हैं, इसलिए ईस्वी में क्या होता है, जिस तरह 2021 है, फिर 2022 होगा, 2023 होगा, उसी तरह ईसा पूर्व में क्या होता था, वर्ष घटते जा रहे थे क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटनाएं थी। ये आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। उसके बाद देखिए, अजातशत्रु की जो पूरी कार्य क्षेत्र थी इसको इसमें थोड़ा बदलाव किया इन्होंने और इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को ही बना के रखा। साथ ही साथ इसमें बहुत कड़े नियम लगा दिए। कड़े नियम के तहत क्या किया जाने लगा, कर वसूली जो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा। बहुत सारे नए टैक्स के बोल सकते हैं नियम तैयार किए गए और लोगों पर शासित कर दिया गया। साथ ही साथ जो भी व्यापार यहाँ करने आते थे उन पे भारी कर लगाया जाता था और बाहरी देश या बोल सकते हैं बाहरी शासकों को मजबूरन इनके साथ व्यापार करना पड़ रहा था। देखिए, इनका जो उपनाम था ये कुनिक था और इन्होंने काशी, वज्जी और कौशल को पुनः जीता था। आप यहाँ काशी का बात इसलिए आया क्योंकि काशी जब बिम्बसार ने गिफ्ट के रूप में लिया था तो इनकी मृत्यु होने के बाद, बिम्बसार की जब मृत्यु अजातशत्रु ने कर दी तो जो इनके नाना जी थे अर्थात प्रसन्नजित जो थे उन्होंने क्या किया, दोबारा काशी को अपने हिस्से में ले लिया था। लेकिन अजातशत्रु ने इसे युद्ध के द्वारा पूरे काशी को ही अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था और ये युद्ध जो था वो लगभग 60 से 70 दिन तक चला था। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और इसी समय पहली बार बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया जाता है। यह पहला समय था जब बौद्ध धर्म की पहली संगति को आयोजित किया गया था। कहाँ पर? राजगृह में। इसके बाद अजातशत्रु ने अपने युद्ध नीति को बदलते हुए बहुत सारे ऐसे नए नए हथियार बनाए जिससे उन्हें युद्ध में बहुत ज़्यादा सहायता मिलता था। उदाहरण के लिए अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिल कंटक नामक 2 हथियार बनाए थे। ये रथ मूसक और महाशिल कंटक जो थे इन दोनों का उपयोग युद्ध के दौरान होता था, जहां रथ मूसक को रथ के आगे लगा दिया जाता था जिसके द्वारा बहुत भारी मात्रा में बड़ी सेना का सफाया हो सकता था। और महाशिल कंटक जो था यहाँ ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि नोकीले पत्थरों को किलों के द्वारा सीधा गिरा दिया जाता था उन सेनाओं पर जो इनसे युद्ध करने आते थे। इस तरह से अजातशत्रु ने अपनी सेना को बहुत ताकतवर बनाया था।
किंतु जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था, उसी तरह इसके पुत्र उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या की थी और उसके बाद वो 460 से 444 ईसा पूर्व तक अपना शासक क्षेत्र को कायम रखता है और खुद शासक बन जाता है। उदयन का उपनाम उदयभद्र था और इस नाम से इन्हें बौद्ध धर्म की किताबों में जाना जाता है। पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना उदयन ने ही की थी। बहुत जगह पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की। साथ ही साथ पाटलिपुत्र को उन्होंने मगध की राजधानी नियुक्त किया था। इनके बाद बहुत ऐसे शासक आए जिसने मगध साम्राज्य पे शासन किया, जिसमें ये सभी हर्यक वंश के ही उत्तराधिकारी थे। अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ये सभी हर्यक वंश के ही ऐसे शासक थे जिन्होंने उदयन के बाद अपना शासन क्षेत्र चलाया था मगध में। देखिए, नागदशक जो है इसे अंतिम शासक माना जाता है हर्यक वंश का, क्योंकि इसके बाद नागवंश का आगमन होता है और शिशुनाग नागदशक की मृत्यु करने के बाद अपने आप को शासक घोषित करता है मगध साम्राज्य का, जिनका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक था। इन्होंने अवंती को जीता था और वत्स नामक 2 देशों को जीता। इसके बाद वैशाली को अपना राजधानी नियुक्त किया था। इनके द्वारा बहुत ऐसे काम किए गए थे जो मगध साम्राज्य के हित में थे। देखिए, अवंती और वत्स ये दोनों महाजनपद बहुत बड़ा महाजनपद था और इसे शिशुनाग ने बहुत ही जोर शोर से और बहुत जल्दी में जीता था। कहा जाता है कि 15 दिन में इन्होंने अवंती को अपने पूरे क्षेत्र में संभाल लिया था और मगध साम्राज्य को एक उत्कृष्ट क्षेत्र बना दिया। वैशाली को अपनी राजधानी को बनाने के बाद इन्होंने सबसे पहला अपना मुद्दा बनाया कि ये किसी तरह नागवंश को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे, किंतु इसके बाद इसका उल्टा होता है और इनकी भी मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र का दोबारा शासन तंत्र इसमें चलता है। देखिए, शिशुनाग के बाद कालाशोक जो थे वो उनके उत्तराधिकारी के रूप में शासन को ग्रहण करते हैं और उन्हें कई जगहों पर काकर या फिर बोल सकते हैं कालाशोक के रूप में जाना जाता है। कालाशोक ही एक ऐसे शासक थे जिसने वापस पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी नियुक्त की और इन्हीं के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका शासन तंत्र 394 से 366 ईसा पूर्व तक चला था। ये नंदवृधान और महानंदी के पहले के शासक थे। इसके बाद नंदीवृधन और महानंदी का शासन तंत्र आया। इसके बाद नंद वंश का जो साम्राज्य था वो शुरू होता है। देखिए, नंद वंश का साम्राज्य जो था वो मगध साम्राज्य का अंतिम साम्राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ से मगध साम्राज्य जो थी वो झुकना शुरू कर गई थी, विखंडित होना शुरू हो गई थी। 344 से 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का पूरा शासन तंत्र चलता है, जिसका पहला शासक महापद्म नंद थे, जिसे उपाधि दी गई थी कई तरह की, जैसे पृथ्वी का राजा, उसके बाद एकराट, उसके बाद भाग्यवर्धक, उसके बाद क्षत्रिय विजेता, इस तरह के इन्हें बहुत सारी उपाधि दिए गए थे। देखिए, महापद्म नंद को शूद्र जाति से जोड़ा जाता है, क्योंकि उस समय तक ब्राह्मण थे वो यहाँ पर आ चुके थे, मगध साम्राज्य पे उनका अधिपत्य हो चुका था और बौद्ध धर्म की और जैन धर्म का जो प्रभाव था वो घटने लगा था। इसी कारण महापद्म नंद को शूद्र जाति के अधीन माना जाता है। ये सभी बातें ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के अधीन था, जिसके कारण धीरे धीरे महापद्म नंद की ये पूरी शासन प्रणाली खोखली हो चुकी थी। इनके अपने ही इन्हें गिराने पे तुल गए थे और इसी कारण महापद्म नंद ने अपनी सूझबूझ के साथ बहुत मुश्किल से इस साम्राज्य को चलाया था। महापद्म नंद ने खाखली के हाथी गुफा अभिलेख को प्राप्त किया था और उन्होंने कलिंग को जीता था। कलिंग ही एक ऐसा राज्य था जिसे महापद्म नंद ने जीत करके वहाँ पर उनका विकास किया था। जैसे वहाँ नहर बनाए, कई सारी गुफाएं बनाई, कई सारे ऐसे क्षेत्र बनाए जहाँ से उन्हें युद्ध करने में बहुत आसानी होती। महापद्म नंद ने वहाँ से नंदराज जिनसन का मूर्ति को उठा करके अपने राज्य मगध में स्थापित किया था और एक तरह से कलिंग का विकास भी करवाया था। देखिए, इसके बाद घनानंद जो थे वो आते हैं, जिन्हें बहुत जगहों पर अग्रमीज या जैंद्रमीज कहा गया है। यूनानियों द्वारा इन्हें कई नाम से बुलाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि जब सिकंदर यहाँ आक्रमण करने आया था 326 में, तो इन्होंने उसका बहुत कड़ा मुकाबला किया था। बाद में सिकंदर इनसे हार के चल गया था, किंतु इनकी गलत नीतियों ने इन्हें हराया। घनानंद की कुछ ऐसी नीति थी जिसमें वो बहुत घमंडी राजा के रूप में दिखाया गया है और इसी के तहत एक बार घनानंद ने अपने गुरु या बोल सकते हैं एक ब्राह्मण को बहुत बेइज्जत किया था।
और बेइज्जत करने के बाद उसे अपने राज शासन तंत्र से बाहर निकाल दिया। राजशाही परिवार से बाहर निकलने के बाद उस ब्राह्मण ने इन्हें चेतावनी दी थी कि जिस तरह तुमने आज मुझे निकाला है, मैं भी तुम्हारे साम्राज्य को एक दिन हड़प लूंगा और उस पर शासन करूंगा। इस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य, और चाणक्य ने ही घनानंद को हराया था अपने कार्य क्षेत्र, अपने कार्य प्रणाली और अपने शिष्य के द्वारा, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी मगध में, और इसका पूरा श्रेय जाता था चाणक्य को। चाणक्य ने अपने किए गए सभी वादों को पूरा किया था, और इसी तरह उन्होंने घनानंद के द्वारा नंद वंश का पूरा पत्ता साफ कर दिया था मगध साम्राज्य से। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि मगध साम्राज्य में कौन कौन शासक और कौन कौन वंश ने किस तरह से शासन किया था। आशा करते हैं कि इस साम्राज्य के बारे में जितनी भी बातें होंगी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखिए, इसी तरह के वीडियोस जो है आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिनसे हम उस राज्य के क्षेत्र, कार्य प्रणाली और उसके वंशों के बारे में जानेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।